हेलो बच्चों, लेके आए हैं हम अगले चैप्टर का रिवीजन और ये है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजी यौगिक। तो कैसे इस चैप्टर को हमें पढ़ना है, कैसे खत्म करना है और कैसे कैसे क्वेश्चन अपन के पेपर में देखने के लिए मिलने वाले हैं, सारे चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। लेकिन वीडियो को जरूर शेयर करते रहना अपने दोस्तों के पास, जिससे सबको पता चले कि हाँ भैया हम कर सकते हैं चैप्टरों को रिवीजन। तो आओ शुरुआत करते हैं इसकी। पहले पास में सबसे पहले ही चैप्टर की शुरुआत करते समय हमें देखने के लिए मिला कि हमारे पास में एक आया द्विक लवण, जिसको हमने बोला डबल सॉल्ट। तो हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि जब हम द्विक लवण या एकात्मक सॉल्ट या एडिशनल सॉल्ट की यदि हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, दो से अधिक सॉल्ट को आपस में हम क्या करते हैं, एक निश्चित अमाउंट में उनको कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास में एक एडिशनल सॉल्ट मिलता है या योगात्मक लवण प्राप्त होता है। उनमें से कुछ लवण जो होते हैं, कुछ सॉल्ट जो होते हैं, जिनको यदि हम पानी के अंदर मिलाएं, किसमें, पानी में, तो अपने आयंस में टूट जाते हैं बेचारे। किसमें टूट जाते हैं? एट आयंस में यदि टूट जाते हैं। तो हमने आपको लिखाया है कि ऐसे सॉल्ट जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, जबकि लिक्विड स्टेट में अपनी स्टेबिलिटी को खो देते हैं, स्थायित्वता को खो देते हैं, अपने पास में डबल सॉल्ट या द्विक लवण कहलाते हैं। साथ में हर एक आयन का, यदि हमें इसके आयन का परीक्षण करना है तो हमने AgNO3 को मिलाया था, जिसके कारण हमें AgCl का एक सफेद अवक्षेप यहाँ से मिला था, सफेद प्रेसिपिटेट मिला था, जो कि क्लोराइड आयन की उपस्थिति को बताता है। हमने इसमें बताया था, तो यदि हमें अमोनियम आयन का पता करना है, जैसे ही हम इसको पानी के अंदर मिलाएंगे, ये अपने अपने आयनों में टूट जाएंगे, NH4+ और किसमें Fe2+ और SO4 2- में टूट जाएंगे। और यदि हमने यहाँ पे बेरियम सल्फेट आयन का परीक्षण करना है तो हमने यहाँ पे BaCl2 को मिलाया था, जिसके कारण हमें BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट मिला था, सफेद अवक्षेप मिला था। तो हमने आपको बोला था कि ऐसे सॉल्ट जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, जबकि लिक्विड स्टेट में अपनी स्थायित्वता को खो देते हैं, उनको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन से थे? ये वो सॉल्ट थे कि जो सॉलिड में तो थे ही, साथ में लिक्विड में भी स्टेबल हैं, एक किसी को इनको कोई नहीं तोड़ पाता है। मतलब जैसे हमने इन दो सॉल्ट को मिलाया और बनाया K4FeCN6, तो यदि हम सोचें कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अपन को Fe2+ और Cn- मिल जाएगा, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। ऐसा अपन को नहीं मिलता है यहाँ से, ये अपने अपने अलग अलग आयनों में नहीं टूट पाता है भैया, ये अपने अपने आयनों में नहीं टूट पाएगा, ये इसमें टूट नहीं पाएगा, ये अलग अलग आयंस में नहीं टूट पाता है, जिसके कारण ये सॉलिड के साथ साथ लिक्विड स्टेट में भी स्थायी होता है। साथ में यदि हम किसी अलग अलग आयन का हम टेस्ट करें तो आपको टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव नहीं मिलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अपने पास में हमने इनका क्लासिफिकेशन किया और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करने में हमने इनको 4 भागों में बांटा। पहले देखो कैसे हमने बांटा, ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे अपने पास में उपसंयोजी यौगिक जिनमें सरल सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन हो, सरल धनायन जटिल ऋणायन हो। दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स कैटायन हो और सिंपल एनायन हो। तीसरा हमने क्या, अपने पास में दोनों ही लोग बड़े बड़े हो, कैटायन भी बड़ा हो, एनायन भी बड़ा हो। और एक अपने पास में ऐसे थे जिनका के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हमने बोला था। अब इसके बाद हमने दूसरा बांटा, हमने बांटा इनको लिगेंडों के आधार पर। ठीक है, लिगेंडों के बिहेवियर पर हमने बोला यदि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें के सेंट्रल मेटल एटम से केवल एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उनको हमने बोला था होमोलैप्टिक। जबकि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड अटैच हैं किससे? सेंट्रल मेटल एटम से, तो इनको बोला था हमने हेट्रोलैप्टिक, ये बोला था। अगला हमने इनको बांटा किसके बेसिस पर? हमने बोला कि यदि हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम ही भिन्न भिन्न हो, एक से ज्यादा हो, यदि एक दे रखी है तो उनको हमने मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोला था, जटिल संकुल बोला था। जैसे अपने पास में केवल एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, इस सब के सब मोनोन्यूक्लियर थे, अपने पास में एक ही सेंट्रल मेटल एटम था। जबकि पॉली में क्या होगा, ऐसे ऐसे दो दो अपने पास में सेंट्रल मेटल एटम मिलेंगी, समान भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, ये आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। आगे देखिए, आगे की तरफ गए तो हमने यहाँ पे देखा क्या, यदि हम इनकी बात करें तो अपने पास में कुछ चीजें मिलती हैं जो हमसे परिभाषा के रूप में डिफाइन करने के लिए बोल देती हैं। जैसे हमारे पास में आयोनाइजेशन स्पेयर,
तो अपने पास में कौन सा होता है? आयनन क्षेत्र। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो, आपका क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन स्फीयर, आयनन क्षेत्र कहलाएगा। हमारे पास में आया उपसंयोजन सत्ता, जिसको हमने बोला कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आपको बोलना है बड़े कोष्टक के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? उपसंयोजन सत्ता, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। अपने पास में सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम वो मेटल होती है, डी ब्लॉक की मेटल होती है इन जनरल, और इससे ही क्या होते हैं? लिगेंड जुड़े होते हैं। लिगेंड अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं किसमें? सेंट्रल मेटल एटम में, और उसके साथ बॉन्ड बनाने का काम करते हैं, उसको हम सेंट्रल मेटल एटम बोल देते हैं। अपने पास में उपसंयोजन संख्या, जिसको हमने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने आपको बताया है लिगेंडों के द्वारा जितने लोन पेयर है कहाँ पे? सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में, खाली कक्षकों में त्यागे जाते हैं, वही कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है। एक कोऑर्डिनेशन नंबर वो लिगेंडों की संख्या के बराबर तब होती है जब हमारे पास में लिगेंड एक दंतों को मतलब मोनोडेंटल हो, लेकिन यदि बाइडेंटल लिगेंड है तो वहां पे आप गलत खा जाओगे, गलती कर दोगे। इसीलिए आप लोन पेयरों के नंबर को बताएं, कितने लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं, उसके बेसिस पर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर को बताया। मतलब ये अपने को पास में कोऑर्डिनेशन नंबर को समन्वय बहुपलक बताया हमने आपको बताया कि यदि हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो अपन को लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगी, रेखीय मिलेगी। 3 है तो ट्राइगोनल, प्लेनर, त्रिकोणीय, समतली। लेकिन 3 और इस पर नहीं, आपको 4 और केवल 6 पर ध्यान रखें। 4 पर हमें वर्ग समतलीय और टेट्राहाइड्रल मतलब स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहाइड्रल मिल रही थी, जबकि 6 पे आपको ऑक्टाहाइड्रल ही ज्योमेट्री मिली। ठीक है भैया, ये आपको काम मिल जाएगा। इनकी डेफिनेशन आए तो हम धड़ाधड़ तरीके से लिख सकें। और एक एग्जाम्पल जरूर देना है, और एग्जाम्पल कहाँ से देना है? आपके पेपर में कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन मतलब एक कोई एग्जाम्पल ना दिया हो, कोई ना कोई नाम लिखने के लिए आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो आप वहीं से उठाएं और उसी के बेसिस पर आप बता दें कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है भैया, और ये आयनन क्षेत्र है, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, अब अपने पास में देखो हमने आगे बांटा, और हमने इनको आगे बांटा तो हमने लिगेंड पर आए। तो लिगेंड क्या होता है? लिगेंड अपने पास में एक लोन पेयर दाता परमाणु है, लोन पेयर डोनेटिंग एलिमेंट है, जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, उसको हमने लिगेंड बोला। लिगेंड ही हमारा लुईस बेस है। लुईस बेस का मतलब जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो लुईस बेस है हमारे पास में। अब हमने सबसे पहले इनको चार्ज के बेसिस पर डिवाइड किया, तो चार्ज के बेसिस पर हमको 3 बांटों में बांटा, ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन लिगेंड। अपने पास में ऋणात्मक लिगेंड कौन से होंगे? ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर ऋणात्मक आवेश होगा, उनको हम नेगेटिव लिगेंड बोलेंगे। और इनका नाम लिखते समय हम नाम के पीछे ID ओ लगाते हैं, मतलब ई की जगह पे ओ लगाते हैं। जैसे क्लोराइड, क्लोराइडो, ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो, आयोडाइड, आयोडाइडो। ठीक है, ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेटो। ठीक है, साइनाइड, साइनाइडो। इस तरीके के हम चीजों का उपयोग करते हैं। धनात्मक लिगेंड कौन से थे? ऐसे लिगेंड थे जिनके ऊपर धनात्मक आवेश था, उनको हमने धनात्मक लिगेंड बोला कि धनात्मक लिगेंड है। और ऐसे लिगेंडों के ऊपर धनात्मक आवेश तो होगा ही, साथ में अपने पास ये हमारे पॉजिटिव लिगेंड कहलाएंगे, धनात्मक लिगेंड कहलाएंगे। इनके नाम लिखते समय नाम के पीछे IUM लिखते हैं, जैसे Cl प्लस क्लोरोनियम, अपने पास में NO प्लस नाइट्रोसोनियम। ठीक है भैया, इस तरीके से हम नाम लिखते हैं। आगे देखो, हमने इनको डेंटिसिटी, दंतुकता के आधार पर बांटा, तो हमने इनको 3 प्रकार में बांट दिया। इन सामान हमने एक दंतुक लिगेंड बोला, मोनोडेंटल लिगेंड, मतलब ऐसे लिगेंड जो एक लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो मोनोडेंटल लिगेंड है। आपको 4-5 उदाहरण जरूर लिखना है। इस सारे के सारे हमने मोनोडेंटल लिगेंड के उदाहरण बताए। थोड़ा सा उदासीन का और देख लेना, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे अपने पास में कार्बोनिल हुआ, NH3 और H2O एक्वा हुआ। एक दंतक में सारे के सारे लिगेंड आ जाएंगे, चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, या उदासीन वाले हो, न्यूट्रल वाले हो, सब एक मोनोडेंटल में। अपने पास में बाइडेंटल का एक एग्जाम्पल आप ध्यान रखें। एक हमारे पास में EN, जिसको हमने बोला इथाइलिन डायमीन। इसमें दोनों के दोनों नाइट्रोजन लोन पेयर दाता परमाणु होते हैं, लोन पेयर डोनेटिंग एलिमेंट होते हैं। इस साथ में एक सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड है। एक हमारे पास में C2O4 2- जो उसको कौन सा है? ऑक्जिलेटो है। और AB एक हमारे पास में एक सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड है, द्विदंतोक लिगेंड है। तो कम से कम 1-2 एग्जाम्पल द्विदंतोक लिगेंडों के आपको पता हो, बाइडेंटल लिगेंड के पता हो। बहुदंतुक लिगेंड, पॉलीडेंटल लिगेंड, तो अपने पास में उसमें आप ट्राइडेंटल लिख सकते हो, जिसमें हमारा एग्जाम्पल डाईइन आ जाएगा, ट्राईइन हमारा एग्जाम्पल पहुंच जाएगा। और भैया कुछ ना आए तो EDTA को तो हमें नहीं भूलना है, उसको तो हमें लिखना ही है। और EDTA कौन सा है? EDTA इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट
आयन हमारे पास में EDTA है जो कि हेक्साडेंटल लिगेंड है। 6 लोन पेयर को उठा के पटक देता है भैया, 6 लोन पेयर को डोनेट कर देता है, तो हम उसको हेक्साडेंटल लिगेंड हम बोलेंगे। और आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि उसके अंदर 4 तो नाइट्रोजन दाता परमाणु होते हैं, लोन पेयर डोनेटिंग एलिमेंट होते हैं, जबकि 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो EDTA का आप ध्यान जरूर रखें, कहाँ पे, पॉलीडेंटल लिगेंड के अंदर। आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। यहाँ से थ्योरी वाला क्वेश्चन आपको मिलता है, इसीलिए हम इसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें। चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम। देखो आगे हमारे पास में हमने इनके स्पेशल बिहेवियर के आधार पर बांटा, हमने इनके विशेष प्रकार के व्यवहार के आधार पर बांट दिया। और सबसे पहले हमने बांटा क्लेट लिगेंड, मतलब ऐसे लिगेंड जो लोन पेयर को डोनेट करने के साथ एक क्लेट वलय मतलब चक्रीय रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, क्लेट लिगेंड कहलाते हैं। जैसे हमने देखा CuEn, EN का मतलब NH2, ओ हो क्या हो गया, NH2 CH2 CH2 और NH2 जबकि इसमें देखो ये NH2 अपने पास में CH2 CH2 NH2 और ये आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास में अपने पास में क्लेट लिगेंड दे रखे हैं, FeEn का होल थ्राइड, ये भी हमारे पास में क्लेट लिगेंड, जो भी मतलब लोन पेयर को डोनेट करने के साथ साथ कोई एक रिंग बना दें, चक्रीय वलय बना दें, तो उसके लिए हम क्लेट लिगेंड बोलते हैं। एग्जाम्पल भैया जरूर ध्यान रखना, ये हमारे पास में 2 मार्क्स में क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अपने पास में एम्बीडेंटल लिगेंड कौन से होंगे, ध्यान रखना, अपने पास में क्लेट लिगेंड कभी भी मोनोडेंटल लिगेंड नहीं होगा। अपन के पास में एक से ज्यादा डेंटिसिटी वो शो कर रहा होगा, तभी जाके आपको मोनोडेंटल लिगेंड मिलने वाला है। आगे देखो अपने पास में एम्बीडेंटल लिगेंड की हम बात करें तो साइनाइड, ऐसे लिगेंड एम्बीडेंटल लिगेंड कहलाते हैं जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे साइनाइड के अंदर कार्बन दाता परमाणु है, कार्बन से डोनेशन हो जाएगा और नाइट्रोजन से भी डोनेशन हो जाएगा, तो इसको साइनाइडो बोलते हैं, इसको साइनाइडो आइसोसाइनाइडो बोलते हैं, साइनाइडो एन बोल देते हैं। अपने पास में HCN है, थायोसाइनाइडो दे रखा है, इसमें सल्फर भी त्याग करता है और नाइट्रोजन भी त्याग करता है। हमारे पास में NO2 दे रखा है, तो NO2 में नाइट्रोजन भी त्याग करता है, तो नाइट्रीटो बोलते हैं। और यदि हमारे पास में ONO अपने पास में दे रखा है, तो हमने बोला नाइट्रीटो ओ, ये अपने पास में मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में एम्बीडेंटल लिगेंड जिसको हम बोलते हैं उभय दंतुक लिगेंड, ध्यान रखना भैया, उभय दंतुक लिगेंड है। अपने पास में ब्रिज लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो 2 सेंट्रल मेटल एटम को जोड़ने का काम करते हैं, वो हमारे ब्रिज लिगेंड कहलाते हैं और सेतु लिगेंड कहलाते हैं। इनको ही हमने सेतु लिगेंड बोला, ठीक है भैया। आपको उसका उदाहरण देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमने पढ़ा ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या को हम कैसे बताएंगे, हम बोलेंगे यदि किसी कॉम्प्लेक्स से यदि हम लिगेंडों को मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है उससे जुड़े लिगेंडों को उनके चार्ज समेत हटा दें, क्या कर दें, चार्ज समेत हटा दें, तो जो भी सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज आएगा वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को बताएगा। जैसे देखिए अपने पास में, या सीधा बोलो कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पर जो भी चार्ज होता है वो हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। 3 गुणे ऑक्सीलेटो -2, एक बाइडेंटल लिगेंड है ऑक्सीलेटो और -2 का चार्ज होता है, C2O4 2- होता है। क्या आ जाएगा, X बराबर आपको +2 मिल जाएगा, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। तो यदि डिफाइंड करने के लिए आए तो आप एग्जाम्पल जरूर दें भैया, और एग्जाम्पल के लिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपके पेपर में 1-2 जरूर मिलते हैं, बिना उसके पेपर ही नहीं बनता है। IUPAC नाम के लिए हम आपको सही सलाह दें तो हम आपको IUPAC नाम की भी वीडियो भेजने वाले हैं, और आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें सारे के सारे IUPAC नाम कंप्लीट हो जाएंगे। करके जरूर जाना है क्योंकि 4 मार्क्स में हमें पेपर में मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए परफेक्ट हो। जैसे ए वाला हमने पहला दिया, तो ये अपना कौन सा केस है, ये है सिंपल कैटायन, जबकि कॉम्प्लेक्स एनायन वाला, सरल धनायन जटिल ऋणायन वाला है। तो इस स्थिति में हम सबसे पहले किसको कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को। भैया इसको तो कैलकुलेट करना ही है, ऐसा नहीं कि आप इसको कैलकुलेट ना करें, ऑक्सीडेशन नंबर को जरूर कैलकुलेट करना है। और x की वैल्यू कितनी, ए 3 और एक कितना प्लस का, तो कितना मिल जाएगा, +2 मिल जाएगा। कितना आएगा, +2। अब देखो नाम लिखते हैं, जब भी हमें नाम लिखना है तो हम सबसे पहले पोटेशियम कैटायन का नाम ही लिखेंगे, पोटेशियम। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एमीन, क्या लिखेंगे,
एमीन। इसके बाद में ट्राई ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। और नाम के पीछे 8 लगाना है। जब भी सेंट्रल मेटल एटम एनायनिक पार्ट में ऋणायनिक भाग में आती है तो नाम के पीछे 8 लगाना है। प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, अपन को 2 रखना है, तो रोमन नंबर में आपको लिखना है 2, ऐसे लिखना है। तो ध्यान रखना, अपन को केस 1 और केस 2 जरूर रिवाइज करना है दोनों केसों के बारे में। अपने पास में अगला दिया है तो अगले में देखो हम क्या करेंगे, हवन करेंगे 2 इंटू ई एन 0 प्लस 2 इंटू माइनस का 1 प्लस 1 इंटू माइनस का 1। कितना आ गया भैया, ये हो गया माइनस का 3, उधर जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। अब देखो नाम हम लिखते हैं तो नाम क्या आएगा, नाम ही आएगा और क्या आएगा। ऐसे नाम लिखते समय हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखते हैं और लिगेंडों में क्लोराइडो का सी पहले आएगा, इथाइलिन डायमीन का ई पहले आएगा। तो ई एस सी अपने पास में सी, तो हम लिखेंगे डाई क्लोराइडो। और एक बाइडेंटल लिगेंड जब भी एक से ज्यादा बार आता है तो हम बिस और ट्रिस का उपयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिस, 2 बार आ रहा है। कौन सा, इथाइलिन डायमीन, ईएन क्या है, इथाइलिन डाई अमीन दे रखा है भैया, डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन। और क्या, कॉपर, कॉपर, कोई कॉपरेट वॉपरेट नहीं, कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर 3। और लास्ट में आपको नाम लिखना है केवल, कोई आइडियो क्लोराइडो ही कुछ नहीं लिखना है, केवल क्लोराइड लिखना है, कोई लिगेंड नहीं है भैया। लिगेंड का नाम लिखा जाता, नाम के पीछे ओ लगाया जाता। ध्यान रखें, ये गलती हमसे सामान्य सी गलती है, बच्चे यही गलती करते हैं। हम आपको आईयूपीएसी नाम की भी लिंक भेजेंगे, आप उसकी वीडियो को जरूर देखें, सारी की सारी चीज़ों को कंप्लीट करें, कॉपी को जरूर पढ़ते जाएं और धुआंधार तरीके से पढ़ाई करते रहें। अब अपने पास में आया बर्नर थ्योरी। तो बर्नर थ्योरी क्या है भैया, एक बर्नर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिस्कवरी की, इसीलिए इनको उनका पापा भी कहा जाता है। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पापा जी हैं। अब देखो पापा जी हैं तो इन्होंने बताया कि आखिर अपने पास में कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो 2 तरीके की वैलेंसी से मिलके बना है। एक को उन्होंने बोला प्राइमरी वैलेंसी और जबकि दूसरे को बोला सेकेंडरी वैलेंसी। इन 2 चीजों से मिलके बना है। जैसे हमने इसकी दिखा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3 इंटू बाइडस का 1 बराबर 0 प्लस का 3 मिल जाएगा। अब देखो यहां से हमें क्या है, हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास में एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा है COCl3.6NH3। इसको हमने इस रूप में बनाया, लेकिन बर्नर भाई साहब ने ऐसे ही बनाया था, कुछ दिनों बाद उन्होंने ऐसे बनाया। यदि हम यहाँ पे आयनों की आपसे नंबर पूछें तो आपको कितना, 3 तो क्लोराइड और 1 मिलेगा पॉजिटिव, तो 4 आयन मिलेंगे। इसमें देखो कितने मिलेंगे आपको, 2 क्लोराइड और 1 ए, तो 3 मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 मिल जाएंगे और यहाँ पे कोई भी आयन मिलने वाला नहीं है। मतलब यदि हम आपसे पूछें कि इनमें से कौन सा अपने पास में विद्युत अनपघट्ट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो आयन में नहीं टूटेगा वही हमारा होगा। मतलब ए, यदि हम इसको ए बी सी डी की बात करें तो डी वाला होगा। सबसे अधिक कंडक्टिविटी कहाँ पे मिलेगी, चालकता आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगी, जहां पे आयनों का नंबर ज्यादा होगा। कहाँ पे, पहले वाले में। सबसे कम चालकता इसमें मिलेगी। इसके आगे देखो, इसके आगे हमने क्या बताया था आपको, इसके आगे हमने आपको बताया कि यदि हम इसके अंदर AgNO3 को मिलाएंगे तो किस में AgCl के मोल ज्यादा मिलेंगे। सबसे ज्यादा मोल किस में मिलेंगे आपको, CON3 का होल 4, इसके अंदर 3 मोल मिलेंगे AgCl के। कितने भैया, 3 मोल। ओहो, Cl3 नहीं, AgCl। इसके 2 मोल मिलेंगे, 2 मोल AgCl। इसमें आपको 1 मोल AgCl मिलेगा, AgCl मिलेगा। ये हमारे पास में तरीका रहेगा, इस तरीके से हम इसकी बातचीत कर सकते हैं। अब देखो आगे अपने पास में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की यदि हम बात करें तो हमने क्या देखा, अपने पास में दोनों के बारे में बताना है। आपको बताना है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयन के द्वारा सेटिस्फाइड होती है, आयंस, जबकि ए लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। जबकि ए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। साथ में प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयोनाइड हो जाती है, आयन में टूट जाती है, जबकि ए नॉन आयोनाइजेबल होती है, आयन में टूटने वाली नहीं होती है। इसके बाद में आप देखें कि जो हमारे पास में आगे की हमने बात की कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, किसी भी दिशा में लगा दी जाती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी
एक डायरेक्शनल होती है। प्राइमरी वैलेंसी किसी भी ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करती है, मतलब ज्योमेट्री को निर्धारण में भाग नहीं लेती है, जबकि ए उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करती है। प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ में डॉट डेट लाइन के द्वारा जुड़ी होती है, जबकि डार्क लाइन सॉलिड लाइन के द्वारा जुड़ी होती है। ए प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ में आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, जबकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है भैया, इतना अपन को काम करना है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने देखा हमारे पास में हमने एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को बनाया, तो हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास में 4 जो हैं NH3 एक केवल और केवल सेकेंडरी वैलेंसी की तरह काम कर रहे हैं, जबकि ये 2 क्लोरीन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह काम कर रहे हैं। जबकि हमने देखा कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की भांति काम करेगा उसको डॉट डेट लाइन और डार्क लाइन दोनों से आपको क्या करना है, जोड़ना है। जैसे इसमें देखो हमारे पास में सबसे पहले लिमिटेशन की हम बात करें तो हमारे पास में लिमिटेशन क्या आने वाली है। यहाँ पे हमने लिमिटेशन में देखा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कुछ ही कॉम्प्लेक्सों की जानकारी देता है, कि उन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में ही बताया। साथ में ये जो अपने पास में सिद्धांत है ये हमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की जानकारी नहीं दे पाया, लिगेंड की प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने हमें नहीं बताई, कलर के बारे में नहीं बताया, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। बहुत सारी कमियां हैं और कुछ कमियां आप लोग भी जानते हैं क्या क्या कमी है। इसके बाद हमारे पास में आती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इस थ्योरी के अंदर हमारे पास में कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इन्होंने कहा कि जो अपने पास में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होगी इसमें अपन को देखने के लिए मिलेगा कि सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल से त्याग करेगा। दूसरा, जितना उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी उतने वेकेंट ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम उसको देगी, खाली करवा के देगी। तीसरा क्या है, हमें एक कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही, संकरण के हिसाब से ही हमें यहाँ पे ज्यामिति का निर्धारण होगा। यदि हमारे पास में समन्वय संख्या 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो sp संकरण होगा, रेखीय ज्योमेट्री मिलेगी। यदि sp2 है तो क्या त्रिकोणीय समतलीय ट्राइगोनल प्लेनर। 4 पर आपको टेट्राहेड्रल और कौन सी मिलेगी आपके लिए? यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल। आपकी dsp2 है, क्या है? dsp2 तो स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय। वैसे ही समन्वय संख्या 6 में sp3d2 एक अष्टफलकीय, जबकि d2sp3 भी अष्टफलकीय मिलने वाली है। ये हमारे पास में ज्यामिति होगी। हमने आपको बताया है कि यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो होगा कौन सा? पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय होगा। यदि नहीं रहते हैं तो डायमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का नंबर कम हो रहा है लिगेंड की वजह से तो होगा क्या? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जबकि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ रहा है तो समान है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उच्च चक्रण संकुल होगा। यदि इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहा है तो अंतः कक्षक संकुल बोलेंगे, जबकि बाहर वाला ले रखा है तो बाह्य कक्षक संकुल हम उसको बोलने वाले हैं। यदि हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो हुंड के नियम के अनुसार नहीं भरे जाएंगे। यदि अपने पास में वीक फील्ड लिगेंड होगा तो उसके केस में हुंड के नियम के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये कुछ हमारे पॉइंट आपको लिखवाए हुए हैं। जैसे हमसे पूछ लेगा कि इसकी ज्योमेट्री बताइए, NiCN का होल 4 का 2-। अब देखो ऐसा नहीं है कि जब हम पहली बार बीबीटी को पढ़ रहे हैं, अब हमने पढ़ चुके हैं, हमें पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, और उसके अनुसार ही आपको काम करना है। यदि हमारे पास में Cl का मतलब क्लोराइड है, इसकी जगह पे CO कार्बोनिल है और ये साइनाइड है, तो अपने पास में क्लोराइड होगा तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री मिलेगी, और कार्बोनिल होगा तब भी टेट्राहाइड्रल, और इसके केस में आपको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिलने वाली है, वर्ग समतलीय ज्योमेट्री मिलेगी। ठीक है भैया, साइनाइड, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिल जाएगी। तो ये अपने पास में काम होगा। आगे देखो आप, मतलब लॉन टीटीएस की हेल्प से हमने आपको बताया था कि इस तरीके से आप ध्यान रखें। इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन यही है कि इसमें बहुत सारी अजम्पशंस मानी गई हैं भैया, बहुत सारी अवधारणा मानी गई, क्यों पेयरिंग हो रही है, क्यों पेयरिंग नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें। इन्होंने हमें कलर के बारे में जानकारी नहीं दी, मतलब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी नहीं दी। हमें इन्होंने कोई बढ़िया तरीके का डेटा नहीं दिया चुंबकीय गुणों के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। इन्होंने हमें क्या नहीं दिया? लिगेंड के बारे में अपन को नहीं बताया, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड है, किस आधार पर आपने बनाया।
ठीक है। इन्होंने हमें जानकारी नहीं दी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में, जानकारी नहीं दी, कौन सा स्टेबल होगा कौन सा स्टेबल नहीं होगा, तो इसकी जानकारी ये हमें नहीं दे पाए। तो बहुत सारी इनकी भी क्या रही, कमियां रही हैं। अब देखो इसको खत्म करने के लिए हमारे पास में CFT आई। CFT जो दी वो बान ब्लैक नाम के साइंटिस्ट ने दी, और इन्होंने बोला कि जब हमारे पास में जो इन्होंने सबसे पहले किसी भी लिगेंड को एक पॉइंट चार्ज माना और पॉइंट चार्ज के बेसिस पर देखा कि हमारे पास में जो 3 ऑर्बिटल हैं अपभ्रष्ट डी कक्षा के डीजनरेट ऑर्बिटल, वो 3 जो हैं वो कौन से हैं अपने पास में, ये जो 3 ऑर्बिटल दे रखे हैं वो नॉन एक्सियल हैं। कौन से हैं, नॉन एक्सियल, जबकि ये 2 हैं हमारे पास में एक्सियल, अक्षीय कक्षा का। तो हमने देखा कि जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं अष्टफलकीय की, तो लिगेंड जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, अपने पास में अक्ष के अनुदिश आते हैं, अक्ष से आते हैं। तो जो अपने पास में एक्सियल ऑर्बिटल होंगे इनमें रिपल्सन मोर होगा, जिसके कारण इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, बैरी सेंट्रल लाइन से ज़्यादा हो जाती है, जबकि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो कम रह जाती है, तो अपने पास में आ जाएंगी। इसकी एनर्जी +3/5 डेल्टा ओ और इसकी -2/5 डेल्टा ओ के बराबर हमें मिल जाएगी। ये हमारे पास में तरीका होगा। ये जो एनर्जी है इसको हमने क्या बोला, विपाटन ऊर्जा या स्प्लिटिंग एनर्जी बोला। हमने यहाँ पे बोला कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होंगे जिसमें स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी, मतलब विपाटन ऊर्जा की वैल्यू युग्मन ऊर्जा से ज़्यादा होगी। और इस केस में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, मतलब हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे यहाँ पे। जबकि इसमें क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड के केस में अपने पास में स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी, युग्मन ऊर्जा की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस केस में अपने पास में इलेक्ट्रॉनों को आपको फिल करना पड़ेगा। मतलब यदि हम एक को बताएं, किसी को किसका बता दें भैया, स्ट्रॉन्ग फील्ड का बता देते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने चाहिए था तो यहीं पे रह जाता है, 5वां 6वां 7वां, हो 7वां 8वां 9वां और 10वां, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमने बताया स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, जिसको हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला। हमने आपको बताया कि ये जो सीरीज मिली है वो किस बेसिस पर मिली है अपन को, वो मिली है जब हमने लिगेंडों को उनकी किसकी विपाटन ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा, मतलब उनकी क्षमता के आधार पर व्यवस्थित किया है, प्रबलता के आधार पर व्यवस्थित किया है। तो जो सबसे आगे आया वो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाया, जो पीछे आया उनको हमने वीक फील्ड लिगेंड बोला। हमने आपको बताया ये जो सीरीज है इसमें H2O को रेफरेंस माना गया, जिसकी स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू H2O से ज़्यादा आई उनको हमने आगे रखा और जिनकी कम आई उनको हमने पीछे रखा। हमने इसको जब स्टडी की तो हमने पाया कि हमारे पास में जैसे लिगेंड जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन दाता परमाणु हैं वो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाए, जबकि जिनमें ऑक्सीजन और हेलोजन दाता परमाणु हैं वो हमारे पास में वीक फील्ड लिगेंड कहलाए। हमने कान नाक और हाथ से आपको याद रखने के लिए बोला है कि आप कान नाक और हाथ से इसको ध्यान रखें। ठीक है, आप देखें यहाँ पे हमारे पास में इनके एप्लीकेशन हमने बताया CFT के, तो हमने आपको बताया कि यदि हमें मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करना है तो आपको इसका ही उपयोग करना पड़ेगा, n×n+2 BM के द्वारा हम इसको कैलकुलेट करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा हम इसको ज्ञात करेंगे। एक इसको हम ज्ञात करेंगे n×n+2 के द्वारा हम इसको ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का नंबर। रंगीन की बात करेंगे कलर, तो कलर के लिए भैया डी ट्रांजिशन होता है, डी ट्रांजिशन। और डी ट्रांजिशन में हमने आपको क्या बताया कि यदि इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा, गेन करने के बाद हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, उच्च ऊर्जा कक्षक में जाएगा, उसके बाद जब वो वापस आता है तो इतनी एनर्जी को रिलीज कर देगा। ये आपको मिल जाएगा। हमने आपको बताया D1 से यदि हम D9 वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं तो ये क्या होंगे, रंगीन होंगे, कलर होंगे, साथ में इनका चुंबकीय गुण भी होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक होंगे। जबकि यदि D0 बा D10 कॉन्फ़िगरेशन है ये होंगे रंगहीन होंगे, क्या होंगे, रंगहीन, कलरलेस होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी जानकारी दी है तो आपको इसके बारे में पता हो। लास्ट में हमने आइसोमेरिज्म को पढ़ा है। आइसोमेरिज्म में हमने 2 तरीके की आइसोमेरिज्म पढ़ी हैं, जिनमें एक अपने पास में कौन सी, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जबकि दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको हमने त्रिविम समाव्यपता बोला। समाव्यपता का मतलब क्या है कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला
भी डिफरेंट हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो तो उनको हमने आइसोमर्स बोला, समावयवी बोला। हमने आपको बोला आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि जिसको आयोनाइजेशन क्षेत्र में डिफरेंट डिफरेंट आयंस यदि प्रेजेंट हो तो वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है। हमारे पास में हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब है कि जब H2O मॉलिक्यूल लिगेंड की रूप में यदि काम कर रहे हैं और यदि हम उस कॉम्प्लेक्स को हीट करते हैं तो वो H2O मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल में परिवर्तित होता रहता है, बाहर निकल के आ जाएगा और अपन को डिफरेंट डिफरेंट कलर को शो करेगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बताया हमने कि कोऑर्डिनेशन का मतलब अपने पास में लिगेंड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज हो जाएंगे। ये बेसिकली अपन को वहां पे मिलेगी जहां पे जटिल धनायन जटिल ऋणायन वाला कॉम्प्लेक्स होगा, दोनों कॉम्प्लेक्स वो वाले हो। लिंकेज के लिए एम्बीडेंटल लिगेंड मतलब उभय दंतों के लिगेंड रखने वाले ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जैसे हमने साइनाइड को लिया तो 6 साइनाइड थे तो 5 साइनाइड बचे, 1 आइसोसाइनाइड हो गया, तो वो उसको बताएगा। हमने त्रिविम समाव्यपता के अंदर ज्यामितीय समाव्यपता बताई और ज्यामितीय समाव्यपता में हमने आपको देखा है कि जो चतुष्फल की आकृति होती है टेट्राहेड्रल, वो ज्यामितीय समाव्यपता को प्रदर्शित नहीं करती। जबकि यदि हमने बात की किसकी, यदि हम स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो हम स्क्वायर प्लेनर में ज्यामितीय समाव्यपता प्रदर्शित होती है। सिस ट्रांस बनते हैं, जिसकी सिस ट्रांस पॉसिबल होंगे वो ज्यामितीय समाव्यपता प्रदर्शित करेगी। हमने यहाँ पे देखो आपको बताया है कि हमारे पास में ए दे रखा है PtBr2Cl2। तो सबसे पहले आप ए पता करें किस प्रकार की ये आइसोमेरिज्म है, मतलब किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। हमें मिलेगा Ma2B2 मिलेगा। आप देखें यहाँ पे हमें PT Br Br और Cl मिलने वाला है। आप इसको सिस वाली मतलब 90 डिग्री पोजीशन पर रखते हो तो सिस मिलेगा। यदि आपने इनको कहाँ पे रखा, अपोजिट डायरेक्शन में रखा 180 पर, तो हमें मिलेगा ट्रांस। क्या मिल जाएगा भैया, ट्रांस मिल जाएगा। एक सिस और एक क्या मिलेगा, ट्रांस। यदि ए बी के रूप में दे रखा है तो ये आपके लिए कौन सा लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड है। जैसे हमारे पास में GLY ग्लाइसाइनेटो दे रखा है, ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड है और इसके 2 समावयवी बनेंगे। एक बार आप नाइट्रोजन को एक दिशा में रखना मतलब 90 पर, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान रखना ये बेसिकली बाइडेंटल लिगेंड कभी भी 180 पर नहीं लगते, हमेशा 90 पर ही लगते हैं। आगे देखो, आगे की बात करें तो क्या है हमारे पास में CONH3 का होल थ्राइज NO3 दे रखा है। ये अपने पास में Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। आप पहले इनको पहचानें और यहाँ पे हमारे पास में मर आइसोमर बने थे, मेरीडोनल और कौन सा फेसियल आइसोमर, पैक आइसोमर, पैक समावयवी बने थे। थोड़ा सा इनका ध्यान देना, एक कॉम्प्लेक्स हमसे अधिकतर पूछा जाता है। लास्ट में हमने EAN की बात की तो EAN हमने आपको बताया कि एक सिडविक नाम के साइंटिस्ट थे और इन्होंने बोला कि यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स का EAN की वैल्यू कितने बराबर आती है, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस, आने वाली अक्रिय गैस के बराबर आदि आती है, तो एक कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो स्थायी होंगे। किसके अनुसार, सिडविक के अनुसार। कैसे, देखो हमने यहाँ पे लिया 4 इंटू प्लस का 1 प्लस एक्स प्लस 6 इंटू माइनस का 1 बराबर में 0, तो x बराबर आएगी प्लस की 2। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको सबसे आगे एटॉमिक नंबर लिखना है किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, माइनस करना है जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया ए, प्लस करना है लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को, तो 6 इंटू 2 कितना मिल जाएगा आपको, 36 आ जाएगा, जो कि अगली अक्रिय गैस के बराबर है, क्रिप्टॉन के बराबर दे रखा है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। आप इन वीडियो को जरूर दूसरे लोगों के पास में शेयर करें जिससे वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को कंप्लीट कर सकें और पेपर में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स को लेके आएँ, ऐसी हमारी आप लोगों से उम्मीद है। थैंक यू भैया, थैंक यू।